हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। रामा ग्लोबल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 30 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये सभी इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं क्लास में। ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते हुए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, भारत का कौन सा गैर नाटो देश एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में भाग लेने वाला है। तो इसका राइट आंसर है भारत जो है, भारत देश वो भाग लेने वाला है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर है। इसको समझ लेते हैं। तो जो गैर नाटो देश है वो भागीदारी हुआ है भारत। इस बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास में शामिल होने वाला गैर नाटो देश आपका पहला जो है वो भारत है। आयोजक क्या है और स्थान इसका, तो इसका आयोजक स्पेनिश वायुसेना द्वारा है और गैंडो एयरबेस कैनरी द्वीप समूह स्पेन में किया जा रहा है। भागीदारी क्या है भारतीय की, तो भारतीय वायुसेना ने आईएएफ ने 96 सदस्यों और 4 सुखोई लड़ाकू जेट के साथ में भाग लिया है भारत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर प्रश्न है, किस एयरबेस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है। तो इसका आपका सही उत्तर है दोस्तों, अंबाला एयरबेस में उड़ान भरी है द्रौपदी मुर्मू ने, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही उत्तर है। चलिए इसको समझते हैं। तो ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल जेट में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। स्थान क्या है, तो यह ऐतिहासिक उड़ान हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन से 29 अक्टूबर 2025 को उन्होंने उड़ान भरी है। विमान कौन सा था, तो विमान उन्होंने राफेल लड़ाकू विमान में 30 मिनट की उड़ान पूरी की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारत में SJ-100 नागरिक यात्री विमान बनाने के लिए किस देश की कंपनी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, किस पर हस्ताक्षर किए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में इसने हस्ताक्षर किए हैं, यानी आप सभी का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है। चलिए इसको समझते हैं डिटेल में। तो दिया गया है समझौता जो हुआ है वो भारत ने रूस की PJSC यूएसी के साथ में हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना क्या थी, तो भारत में SJ-100 नागरिक यात्री विमान का निर्माण जो करना था उसकी परियोजना थी। महत्व यह था 1998 के बाद भारत में पहला पूर्ण यात्री विमान उत्पादन समझौता है जो रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 का जो है वो आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका ग्वालियर शहर में किया जा रहा है, यानी आप सभी का सही उत्तर ऑप्शन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आयोजन स्थल क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव उद्भव उत्सव ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुरू हुआ है। संस्करण और तिथि क्या है, तो यह इस वर्ष का 20वां संस्करण था जो 26 से 29 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया गया है। उद्देश्य क्या था, तो नृत्य संगीत और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एकता और सद्भाव को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीप सी फिशिंग वेसल्स का उद्घाटन कहाँ किया है। इसका सही उत्तर है आप सभी का, इसका उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया है अमित शाह ने, गृह मंत्री। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी है। चलिए इसको समझते हैं। तो इसमें दिया गया है कि योजना और पहल क्या थी, तो उद्घाटन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत
डीप डीप सी फिशिंग वेसल्स का किया गया है। उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया है इसको। यह उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया गया है। मत्स्य पालन क्षेत्र को सशक्त बनाना और मछुआरों की आय में वृद्धि करना इसका लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगे और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने घरेलू पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय आकर्षकों में बदलने के लिए किस वर्ष तक पर्यटन विजन 2029 की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है आप सभी का 2029 तक शुरुआत। इसका राइट आंसर 2029 की शुरुआत की है, यानी आप सभी का सही उत्तर ऑप्शन बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है। सॉरी फ्रेंड्स, इसको समझते हैं पहले। तो पर्यटन विजन 2029 है इसका जो नाम है। इसकी समय सीमा क्या है? तो इससे पहले को 29 तक इस पहल को 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है। लक्ष्य क्या है? 50 घरेलू पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय गंतव्यों में बदलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोजन के नियमों और शर्तों को हाल ही में किस तिथि को मंजूरी दी गई है? तो इसको 28 अक्टूबर 2025 को मंजूरी दी गई है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए इसको समझते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के नियम और शर्तें को मंजूरी दे दी गई है। अध्यक्ष और निर्णयकर्ता कौन है? तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उद्देश्य क्या है? तो केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों को पुनर्गठित करना था इसका उद्देश्य। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने अपनी पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की खरीद के लिए किस संगठन द्वारा विकसित प्रणाली का उपयोग किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों, कौन सी प्रणाली का उपयोग किया है? तो डीआरडीओ ने किया है इसको, स्वदेशी कंपनी, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर डीआरडीओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आप सभी का, प्रौद्योगिकी कौन है? तो पहली जो स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है। ठीक है, प्रौद्योगिकी इसकी खरीदकर्ता और विकासकर्ता कौन है? तो भारतीय सेना ने खरीदा है इसको, जिसका विकास डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने किया है। इसका उत्पादक क्या है? तो इसका उत्पादन भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल द्वारा किया जा रहा है। महत्व क्या है? तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया दोस्तों, विश्व बैंक ने किस राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए 280 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है दोस्तों, केरल को दी है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर है। चलिए इसको समझते हैं। तो इसमें दिया गया है संस्थान और राशि क्या है? तो विश्व बैंक ने 280 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है केरल राज्य को। उद्देश्य क्या है? तो केरल राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रणाली में सुधार और आधुनिकीकरण करना है। फोकस क्या है? तो फोकस इसका उद्देश्य है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना इसका उद्देश्य है, यानी फोकस है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का 73वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो ये दोस्तों आपका 27 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है, यानी आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अगला प्रश्न, इसको पॉइंट है अगले, कि संस्थान कौन सा है? तो एनसीईआरटी संस्थान है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है एनसीईआरटी का? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आपका एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। स्थापना तिथि क्या थी? तो स्थापना तिथि इसकी एनसीईआरटी की स्थापना तिथि 1 सितंबर 1961 को हुई थी एनसीईआरटी की स्थापना। हालांकि समारोह अक्सर अलग
तारीख पर आयोजित होते हैं। महत्व, यह शिक्षा मंत्रालय GOI के तहत एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है दोस्तों। UN पर्यटन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2025 की सूची में कितने गांवों को शामिल किया है जिसमें कोई भी भारतीय गंतव्य शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, कोई भी भारतीय गंतव्य शामिल नहीं है। तो कितने गांवों को शामिल किया गया है इसमें? तो ये आपका राइट आंसर है दोस्तों, आप 52 गांवों को इसमें शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो यह पुरस्कार UN पर्यटन UA में द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2025 के लिए दुनिया भर के 52 ग्रामीण गंतव्यों को मान्यता दी गई है। भारत के लिए नोट, इस वर्ष की सूची में कोई भी भारतीय गांव शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया गया है एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 में किन 3 सेनाओं की संयुक्त भागीदारी निर्धारित है? तो इसमें किन 3 सेनाओं की भागीदारी निर्धारित है? तो आपका राइट आंसर है थल सेना, नौसेना और वायुसेना। इन तीनों मतलब सेनाओं की संयुक्त भागीदारी निर्धारित है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए इसको समझते हैं। तो अभ्यास का नाम है एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 त्रिसेवा अभ्यास। प्रतिभागी क्या है? तो थल सेना आर्मी और नौसेना यानी नेवी, वायुसेना यानी एयरफोर्स, इन्होंने प्रतिभागी यानी इसमें भाग लिया है। उद्देश्य क्या है? तीनों सेनाओं के बीच में संयुक्त संचालन क्षमता को मजबूत करना, जिसमें भूमि, समुद्र, वायु, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध कौशल शामिल है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना प्लीज, और सभी दोस्तों के पास अपने शेयर करना। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न है आप सभी का। किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च राष्ट्रपति सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मंगोहा से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, किस देश ने सम्मानित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने सम्मानित किया है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मंगोहा, ये जो है दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। प्राप्तकर्ता कौन है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी को दिया गया है ये। कारण क्या है? तो कोरियाई प्रायद्वीप पर शांतिदूत के रूप में उनकी भूमिका को मान्यता देने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया है दक्षिण कोरिया ने। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में G7 का कौन सा देश सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा करने वाला है? इसका राइट आंसर है दोस्तों, इटली इसकी घोषणा करने वाला है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश और समूह क्या है? तो इटली G7 का सदस्य देश है। चलिए घोषणा, फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा किया है। राजनीतिक महत्व क्या है? तो यह मध्य पूर्व की राजनीतिक पर G7 देशों के बदलते दृष्टिकोण को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? चुना गया है। यह भारत का कौन सा कार्यकाल होगा? तो यह भारत का दोस्तों 8वां कार्यकाल होगा, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर है। चलिए अगला है कि परिषद क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है। इसका भारत का कार्यकाल कब तक है? तो 2026 से 2028 तक रहेगा, जो परिषद में भारत का 8वां कार्यकाल होगा। महत्व क्या है? तो यह वैश्विक मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है। बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल पर 2025 में भारत की 16 वर्षीय वेटलिफ्टर प्रतिस्मिता भोई ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 44 किलोग्राम वर्ग में
बार जीता है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, खिलाड़ी कौन है 16 वर्षीय भारतीय वेटलिफ्टर प्रीति स्मिता है, प्रीति स्मिता भोई है, इनका नाम पूरा है। और प्रतियोगिता क्या है तो एशियाई युवा खेल 2025 बहरीन में आयोजित हुआ है। मेडल और वर्ग क्या है तो महिलाओं में 44 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का दिया गया है दोस्तों, एशियाई युवा खेल 2025 में किस देश ने कबड्डी में दोहरा खिताब पुरुष और महिला दोनों ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, किसने जीता है तो ऑप्शन आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी भारत ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न इसको समझते हैं पहले, फिर अगला प्रश्न है, तो प्रतियोगिता कौन है एशियाई युवा खेल 2025 है और उपलब्धि क्या है तो भारत ने कबड्डी में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर दोहरा खिताब जीत लिया है। यह भारत के जमीनी स्तर के खेल विकास की सफलता को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आप सभी का 18 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड के किस दिग्गज तेज गेंदबाज को 28 अक्टूबर 2025 को क्रिकेट में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो इसका राइट आंसर है जेम्स एंडरसन को ये उपाधि मिली है, यानी आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसको समझते हैं, तो खिलाड़ी इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन है, क्रिकेट में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है अफसर जेम्स एंडरसन को सॉरी फ्रेंड्स। चलिए इसकी तिथि क्या थी तो 28 अक्टूबर 2025 को विंडसर कैसल में उन्हें यह उपाधि मिली थी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका राइट आंसर है किस खिलाड़ी ने जीता है, सूर्य कुमार यादव ने जीता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए इसको समझते हैं, तो पुरस्कार क्या है, आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड है 2025 का, विजेता है भारत के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। उन्हें प्रदर्शन क्या किया है उन्होंने तो उन्हें T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए यह सम्मान मिला है उनको। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है आप सभी का, 2025 फार्मूला 1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप में कितने मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स जीतकर बढ़त हासिल की है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, तो लैंडो नॉरिस ने जीत हासिल की है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न इसको समझते हैं पहले, फिर अगला प्रश्न है, तो रेस क्या थी, मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स थी और विजेता कौन है तो विजेता आपके लैंडो नॉरिस मैक्लारेन टीम के ड्राइवर हैं। महत्व इस जीत के साथ उन्होंने 2025 फार्मूला 1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप में एक पॉइंट की बढ़त हासिल कर ली। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है आप सभी का, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी भुगतान विजन दस्तावेज 2025 के तहत वैश्विक भुगतान प्रणालियों में घोषणा को कम करने के लिए किस क्षेत्र में सुधारों की समीक्षा शुरू की है? इसका राइट आंसर है किस क्षेत्रों में सुधारों की समीक्षा शुरू की है, तो आपके सीमा पार प्रेषण में सुधारों की समीक्षा शुरू की है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दस्तावेज क्या है तो आरबीआई का भुगतान विजन दस्तावेज 2025 है। समीक्षा का कारण क्या है तो वैश्विक भुगतान प्रणालियों में घर्षण और देरी को कम करना है। फोकस क्षेत्र यानी इसका उद्देश्य क्या है तो विदेशों से आने वाली सीमा पार प्रेषण को लाभार्थियों तक तेजी से पहुंचाने के लिए बाधाओं की पहचान करना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है आप सभी का, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज और इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंसेज ने भारत में एआई संचालित जैविक अनुसंधान को आगे बढ़ाने
के लिए संयुक्त रूप से कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म कैलिब्रे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, यानी आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अगला प्रश्न है, इसको समझते हैं। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो कैलिब्रे इसका नाम है। ठीक है दोस्तों, और लॉन्च करने वाला संस्थान कौन है? तो NCBS इसका संस्थान है, और ICTS दोनों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR के तहत इनको संस्थान लॉन्च किया गया है इन संस्थानों के द्वारा। यानी लक्ष्य इसका क्या है? तो भारत में AI संचालित जैविक अनुसंधान को बढ़ावा देना और उसे गति देना इनका उद्देश्य है, यानी लक्ष्य। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड तक अपनी पहली यात्रा पूरी करने वाले यात्री जहाज का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है, इसका नाम जो है वो सिंधु नाम है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो जहाज का नाम है यात्री जहाज सिंधु। यात्रा का गंतव्य क्या था? तो बैरन आइलैंड जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। महत्व यह था कि यह अंडमान और निकोबार समुद्री पर्यटन में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है दोस्तों, किस दवा का उपयोग वजन घटाने और मधुमेह प्रबंधन में सहायता के लिए किया जाता है, जिसका उल्लेख हाल ही में सेलेक्ट परीक्षण के एक नए विश्लेषण में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी सेमाग्लूटाइड इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए इसको समझते हैं। तो दवा का नाम क्या है? सेमाग्लूटाइड इसका नाम है दवा का। उपयोग क्या है? इसका उपयोग वजन घटाने और मधुमेह प्रबंधन के लिए किया जाता है। संदर्भ क्या है? तो सेलेक्ट ट्रायल के एक नए विश्लेषण में पाया गया कि यह दवा हृदय रोगों के जोखिम को भी कम करती है। हृदय रोगों के जो जोखिम होते हैं उनको कम करती है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर, विश्व स्ट्रोक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यह आपका 29 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व स्ट्रोक दिवस, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए इसको समझते हैं। तो दिवस क्या है? विश्व स्ट्रोक दिवस है। और तिथि क्या है? तो यह हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। संदर्भ इसका 2025 का जो संदर्भ है वो आयुष्मान मंत्रालय ने इस अवसर पर समग्र स्ट्रोक देखभाल को बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टॉप 25 क्वेश्चन सभी डिस्कस किए हैं। हमें उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसलिए हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे प्रतिदिन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।